Hello everyone and welcome to this video. So far we have covered the basics of valuation and we have covered the theory version of DCF valuation. Theory of DCF valuation is over, but we have to understand how do we apply the DCF valuation into the practical life. And one more thing, when you will be facing the interview for the finance profiles like investment banking, equity research, project financing, private equity or rating, these valuation topics will help you a lot in the interview. But the knowledge which you have obtained so far will not be sufficient. It will help you, but it will not be sufficient because there is a gap between what you have learned so far and what will be expected in the interview. They will expect you to know the practical application of DCF valuation on a particular company, and there you will have to give them the live example of how you applied the DCF valuation on a practical company. You will have to quote them in the interview, and also there can be 50-60 around questions only on DCF valuation which you will not be able to answer if you don't go through the question and answer which I have given you in the interview kit. तो अगर आपको फाइनेंस के किसी भी इंटरव्यू क्लियर करना है तो वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और वैल्यूएशन के आंसर्स करने के लिए आपको क्वेश्चन आंसर्स जरूर स्टडी करने हैं, और जो डीसीएफ में थियोरेटिकली आपने सीखा है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर करके देखना है। ठीक है, तो आपको कई एग्जांपल्स ऑनलाइन कोर्स में मिलेंगे जिनमें आप डीसीएफ वैल्यूएशन कैसे किया जाता है वो सीखोगे, ट्रेडिंग कॉम्स कैसे किया जाता है वो सीखोगे प्रैक्टिकली अलग अलग कंपनीज के साथ, और ट्रांजैक्शन वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, मर्जर एंड एक्विजिशन एनालिसिस कैसे होती है वो प्रैक्टिकली आप करेंगे। तो प्रैक्टिकल वर्जन देखना बहुत ज़रूरी है और मैनुअली आपको उन्हें अपने हाथ से एक्सेल में करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो किस तरह के क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछ सकते हैं, एक एग्जांपल मैं इस वीडियो में आपके लिए दे के दिखाता हूँ। तो फॉर एग्जांपल अगर वो आपसे पूछते हैं कि वैल्यूएशन के बारे में आप क्या जानते हो, दे विल आस्क यू व्हाट इज़ वैल्यूएशन, तो आप क्या कहेंगे? सर वैल्यूएशन इज़ द प्रोसेस टू डिटरमाइन द करंट वर्थ ऑफ द कंपनी। फॉर द वैल्यूएशन देयर आर वेरियस टेक्निक्स लाइक डीसीएफ वैल्यूएशन एंड रिलेटिव वैल्यूएशन। अब अगर आपने क्वेश्चन यहाँ पर छोड़ा, अपना आंसर यहाँ पर छोड़ दिया, तो वो आपसे कहीं भी पूछ सकते हैं कि डीसीएफ वैल्यूएशन क्या होता है। इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि बताओ डीसीएफ वैल्यूएशन क्या है, या वो पूछेगा अच्छा बताओ रिलेटिव वैल्यूएशन क्या है। तो लेट्स सपोज उसने पूछा कि डीसीएफ वैल्यूएशन क्या है, तो आप क्या बताओगे कि सर डीसीएफ वैल्यूएशन इज अ टेक्निक इन विच द वैल्यू ऑफ कंपनी इज डिपेंडेंट ऑन द फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज एंड दैट इज अ प्रिंसिपल बिहाइंड डीसीएफ वैल्यूएशन। Higher cash flows will give you the higher value and lower cash flows in the future will give you the lower intrinsic value in the DCF valuation। अगर यहाँ छोड़ते हो तो उसके हिसाब से वो क्वेश्चन पूछना शुरू करता है। जो आप आंसर करते हो जनरली इंटरव्यूअर उसी आंसर में से नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल लेता है। तो ये एक प्रोसीजर है जिसको आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए उसने पूछा कि टेल मी समथिंग मोर अबाउट डीसीएफ वैल्यूएशन, तो आप क्या कहोगे कि sir, DCF valuation has 5 steps. We have free cash flow to the firm that we have to forecast. That is the first cash flow. That is the first step. The second step is to calculate the discount rate, which will be WACC. If the third step will be to forecast the earned value. The fourth step is to forecast. The fourth step is to calculate the present value of the cash flows and the terminal value. And the fifth step is to calculate the share price. अब ये 5 स्टेप अपने उसको दिए, तो यहाँ पर अगर छोड़ते हो तो पूछ सकता है क्या फ्री कैश फ्लो क्या है और फ्री कैश फ्लो इक्विटी क्या है या बैक क्या है, या इनसे बाहर निकल के भी वो कुछ पूछ सकता है, बट जनरली वो आपके आंसर में से ही क्वेश्चन निकालता है। तो अब जैसे एक एग्जांपल उसने पूछ लिया कि अच्छा बताओ व्हाट इज एंटरप्राइज वैल्यू। अब यहाँ पर थ्योरी के साथ साथ वो प्रैक्टिकल भी पूछेगा आपसे। एग्जाम्पल के तौर पर आपने कहा कि सर एंटरप्राइज वैल्यू रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ द company which includes both debt and equity. It is from the perspective of the acquirer. Okay, how do you calculate enterprise value? Sir, there are two ways to calculate the enterprise value. One is through DCF valuation and another is through the relative formula. So what is the difference between these two? ये question हो सकता है। तो आप उसे बताओगे कि सर enterprise value calculate करने के लिए we take the basic share outstanding. Let me just write it because I have to explain you many things कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। सबसे पहले बेसिक शेयर्स आउटस्टैंडिंग प्लस डाइल्यूशंस, दैट विल गिव यू टोटल डाइल्यूटेड शेयर्स, इनटू क्या करेंगे आप
market price. Then you will get market cap, short term debt plus long term debt plus preference stock plus minority interest plus pension liability माइनस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यहाँ पर एक प्लस लीजेस, कैपिटल लीज भी आप बोल सकते हो। इसके बाद आपकी एंटरप्राइज वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले में आपके बीसीओ क्वेश्चन हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, अच्छा बताओ बेसिक शेयर आउटस्टैंडिंग कहाँ से लोगे, तो आप क्या कहोगे, सर आई विल टेक दी बेसिक शेयर फ्रॉम द क्वार्टर रिपोर्ट और द एनुअल रिपोर्ट, विच एवर इज लेटेस्ट, इनमें से जो भी लेटेस्ट फाइल होगी मैं वहीं से बेसिक शेयर आउटस्टैंडिंग पिक करूंगा। तो वो इसी पे क्वेश्चन पूछ सकता है फर्दर कि भाई अगर मान लो आपकी जो क्वार्टर रिपोर्ट है वो लेटेस्ट है, लेकिन वो भी 2 मंथ्स पुरानी है, उसके बीच में भी तो बहुत कुछ हुआ होगा, क्योंकि आप कैलकुलेशन आज कर रहे हो और 2 महीने का गैप है पिछली क्वार्टर फाइल के बीच में, तो आप क्या करोगे, आप बताओगे कि सर आई विल टेक the press releases whichever the company has given, or there may be certain files after the quarter file. I'll go through those files and find out if there is some corporate action taken by the company. If there is a corporate action, then I'll consider it if there is an impact of it on the shares. तो जो इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि एग्जांपल दो कि क्या हो सकता है, तो एग्जांपल है कि एक स्प्लिट हो सकता है, बोनस शेयर हो सकते हैं, शेयर्स इशू हो सकते हैं, शेयर बायबैक हो सकता है। ठीक है, मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि लेटेस्ट फाइल आपकी क्वार्टर फाइल थी, लेकिन वो 2 महीने पुरानी है, तो 2 महीने में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जो कंपनी में हो चुकी हैं, और अगली क्वार्टर फाइल आने में भी कम से कम 1.5 महीने का टाइम बचा हुआ है। तो 2 महीने पुरानी क्वार्टर फाइल और अगली फाइल आएगी 1.5 महीने के बाद, तो बीच में जो हो चुका है उसका क्या करोगे, उसका आप मैनुअली एडजस्टमेंट करोगे। जैसे कि अगर मान लो स्टॉक स्प्लिट हुआ, तो आपके 100 शेयर्स थे पिछली क्वार्टर फाइल में, तो आज वैल्यूएशन के दिन आप 100 नहीं लिखोगे, आप लिखोगे 200, क्योंकि स्टॉक स्प्लिट हुआ तो 1:2 की रेशियो में डिवाइड हुआ होगा, तो जितने भी शेयर्स होंगे उसका डबल कर देंगे हम सीधा सीधा। फिर वो पूछेगा अच्छा ठीक है बताओ तो प्राइस का क्या करोगी, प्राइस का भी आप जनरली क्या कहते हो कि हम आधा कर देंगे, बट प्राइस आधा नहीं होगा, क्योंकि प्राइस तो आप किसी वेबसाइट से लेते हो, याहू फाइनेंस से या ब्लूमबर्ग से या फैक्सेट से या किसी और सोर्स लिस्टेड से, कि मनी कंट्रोल से, एनएससी बीएससी की वेबसाइट से, तो वहाँ से प्राइस लेते हो। प्राइस तो ऑलरेडी हाफ है, लेकिन शेयर्स आपको डबल करने पड़ेंगे, क्योंकि आप शेयर्स जो उठा रहे हो क्वार्टर फाइल से उठा रहे हो जो 2 महीने पुरानी है, लेकिन प्राइस जो उठा रहे हो वो लेटेस्ट उठा रहे हो, तो प्राइस आधा हो चुका है। तो ये क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यूअर आपसे पूछता है, जो आपको डेली बेसिस पर ऑफिस में करना पड़ता है। उसी तरीके से बोनस पे भी इफेक्ट बताना पड़ेगा। अगर कंपनी ने शेयर इशू किए तो क्या इफेक्ट आएगा, बायबैक किए तो क्या इफेक्ट कर आएगा, कंपनी ने डेट पे कर दिया या बोरोइंग कर ली तो इसके क्या इफेक्ट आएंगे। तो हर चीज़ का एक इफेक्ट है। कंपनी ने ऑप्शंस कन्वर्ट कर दिए, उसका क्या इफेक्ट है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। चलिए थोड़ा और भी बहुत कुछ है जो पूछा जा सकता है, बट ये आपको मैंने आपको इंटरव्यू किट दी है उनको पढ़ के करना है, प्लस जो मैंने आपको वीडियोस बना के दी हुई हैं और उन वीडियोस को देख करके समझना है। ठीक है, मतलब क्या है कि जो आपने डीसीएफ वैल्यूएशन या रिलेटिव वैल्यूएशन की थ्योरी स्टडी करी, दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। ये जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, ये आपके सामने आएंगे। ठीक है, इंटरव्यूअर आपसे ये सब सवाल पूछेगा, तो आपको ये सब सवालों का जवाब देने के लिए मेरे क्वेश्चन एंड आंसर बैंक को स्टडी करना है। ठीक है, तो आप पूछेगा कि डायल्यूशन कैसे कैलकुलेट करते हो, तो आप बताओ कि डायल्यूट सिक्योरिटीज से सर डायल्यूशन आता है। अच्छा, डायल्यूट सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं, कैसे कैलकुलेट करते हो, इन द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, एक्सरसाइज प्राइस क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, ये सारी चीज़ें पूछेगा। ऑप्शन की ट्रॉन्चेस का क्या मतलब है। अच्छा, ऑप्शन की डिटेल कहाँ से उठाओगे, सर क्वार्टर फाइल से उठाएंगे, अगर क्वार्टर में ना मिले तो सर एनुअल में जाएंगे। समझो इस बात को, इस तरह के क्वेश्चन हर पार्ट के ऊपर पूछे जाएंगे। ठीक है, मार्केट प्राइस लिया जाएगा, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डेट क्यों जोड़ रहे हो, ठीक है, प्रेफरेंस स्टॉक किस लिए जोड़ दिया, माइनॉरिटी क्यों जोड़ दिया, पेंशन लायबिलिटी क्या हो क्यों जोड़ रहे हो, अच्छा कैश क्यों घटाया, क्या सारा कैश ले लेते हैं, जी नहीं, जो रेस्ट्रिक्टेड कैश होता है वो नहीं लिया जाता माइनस करने के टाइम पे। लेकिन रेस्ट्रिक्टेड कैश भी 2 तरीके का होता है, एक रेस्ट्रिक्टेड कैश होता है जो डेट के अगेंस्ट में होता है, एक रेस्ट्रिक्टेड कैश होता है जो प्रोजेक्ट के केस में होता है। तो जो डेट के अगेंस्ट रेस्ट्रिक्टेड कैश है वो तो माइनस कर देते हैं, लेकिन जो प्रोजेक्ट के केस में रेस्ट्रिक्टेड कैश है वो माइनस नहीं करते हैं। अच्छा जी, क्यों नहीं करते हो। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है। अभी तो मैंने सिर्फ एंटरप्राइज वैल्यू के फॉर्मूले के लेवल पे बात करी,
क्या सिर्फ यही टॉपिक है जिस पे क्वेश्चन आंसर पूछे जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। एफसीएफ क्यों अप्लाई करोगे, एफसीएफ क्यों नहीं करोगे, एफसीएफ में कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्यों लिया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्यों नहीं लिया, एग्जाम्पल दिए जाएंगे आपसे। मल्टीपल्स क्या होते हैं, ईवी बाय एबिट और ईवी बाय एबिटा में क्या डिफरेंस है, ईवी क्या ऐसा पॉसिबल है कि एंटरप्राइज वैल्यू इक्विटी वैल्यू से भी कम हो जाए, ऐसा कब होगा, बीटा नेगेटिव कब हो सकती है, ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एग्जाम्पल के तरीके से बताया कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू के अंदर। तो आपके लिए अगले स्टेप में क्या प्रिपरेशन है जो करनी है। तो पहला स्टेप तो मैंने बात करी कि आपको थ्योरी करनी है, जो मैं आपको वीडियोज़ में ऑलरेडी करा चुका हूँ। अब आपको क्वेश्चंस एंड आंसर्स करने हैं पीपीटी के थ्रू और वीडियोज़ के थ्रू, दोनों के तरीके से करिए। वीडियोज़ बार बार नहीं देख सकते आप, इसीलिए पीपीटी भी बनाई गई है, क्योंकि वीडियो देखने में बहुत टाइम कंज्यूम होता है, आपको वीडियो देखनी पड़ती है। पीपीटी में क्या होता है कि आपको जो क्वेश्चन रिवाइज करना है, सिर्फ आप वही क्वेश्चन आप रिवाइज करिए। ठीक है, एक बार तो वीडियो सारी देख ही लीजिए, उसके बाद पीपीटी से आप अपने क्वेश्चन आंसर रिवाइज करते रहिए फ्रीक्वेंटली। और तीसरा है जो डीसीएफ का प्रैक्टिकल होगा, डीसीएफ का प्रैक्टिकल, ट्रेडिंग कॉम्स का प्रैक्टिकल, ट्रांजैक्शन कॉम्स का प्रैक्टिकल, मर्जर एक्विजिशन का प्रैक्टिकल, फाइनेंशियल मॉडल्स का प्रैक्टिकल, रेशियो एनालिसिस के प्रैक्टिकल, आपको सब करने हैं। ठीक है, अगर इतना कोर्स कंटेंट आप अच्छे से कर लोगे तो किसी भी इंटरव्यू में आप, फाइनेंस के किसी भी इंटरव्यू में आप फेल नहीं होगे, इस बात की मुझे श्योरिटी है। ठीक है, तो ज़रूरी ये है कि सारे कॉन्सेप्ट करें और उसको साथ साथ आप रिवाइज करते रहें। ठीक है, और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट करें और इंस्टीट्यूट में कांटेक्ट करें, कोई रिवीजन क्लास लेनी है, जैसा भी होगा उसके हिसाब से हम चीज़ों को मैनेज करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।